Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Very, very good afternoon. राधे राधे सभी को राधे राधे. जय श्री कृष्णा. जय श्री कृष्णा. जय श्री राधे. गुड आफ्टरनून सभी को. गुड आफ्टरनून. देखिए मेरी आवाज अच्छे से आ रही है, मेरा वीडियो अच्छे से आ रहा है. आवाज और वीडियो दोनों चेक कर लीजिए. दोनों सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छे से आ रहा है आप लोगों के पास. जय श्री कृष्णा. राधे राधे. जय श्री राम. जय मां शारदे. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. कल जो हमने समुच्चय के बारे में शुरुआती लेक्चर पढ़ा, अच्छा कल जो लोग शामिल नहीं थे वो लोग लाइव क्लास में जाके देख सकते हैं. जो लाइव क्लास वाला सेक्शन है वहां जाके आप देख सकते हैं कि कल वाला जो सेट्स एंड का लेक्चर उसमें हमने क्या पढ़ा था. वैसे कल हमने ये जो पढ़ा था वो मोटिवेशन था कि भाई सेट्स और रिलेशन एक्चुअली होते क्या हैं और उनकी जो इतिहास है, इनका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो हमने थोड़ा सा जांचा परखा और समझा. उसी के बारे में कल बात हुई थी. कल मोटा मोटी कोई सेट से रिलेशन की पढ़ाई शुरू हमने नहीं की थी, बस इसकी कहानी को सुना था कि कहानी क्या है. तो उसमें जो चीजें हमने पढ़ी थी वो थी हमारी समुच्चय की परिभाषा को लेके थोड़ा सा समझाया, उसका सुपरिभाषित होना क्या होता है और कुछ पैराडॉक्सेस, कुछ विरोधाभास जो है वो समझाएं कि सेट थ्योरी किन समस्याओं से गुजर रही है, इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और यूं करते करते हम आगे बढ़े थे. तो कल हमने सारा लेक्चर हमारा बस कहानियों पर ही आधारित था और फिर हमने एक डिसाइड किया कि सेट्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. उन टॉपिकों के नाम मैंने बताए और बस शुरुआती खांचा जो है उसको खींचा था कि क्या क्या करने वाले हैं, आगामी भविष्य में हम क्या क्या करने वाले हैं. ठीक है, चलो अब आ जाते हैं कहानियों के ऊपर, हकीकत वाली पे. देखिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, सवाल भी करेंगे, थ्योरी भी पढ़ेंगे, साथ साथ में सवाल भी करेंगे ताकि थ्योरी जम जाए. थ्योरी जो है वो एकदम जम जाए. कोई चीज ना समझ में आए तो बीच में पूछ लीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगा. तो शुरू करते हैं सबसे पहले समुच्चय की परिभाषा से. आज हमने वैसे ग्रुप थ्योरी में भी ये परिभाषा पढ़ी है तो आप वहां से भी देख सकते हैं. यहाँ से भी दोबारा से रिपीट करूंगा, जो उस क्लास में नहीं थे वो यहाँ से दोबारा पढ़ ले. तो सबसे पहले समुच्चय की परिभाषा. समुच्चय होता क्या है, वैसे कल भी हमने पढ़ा था, आज दोबारा से पढ़ रहे हैं. तो समुच्चय कुछ और नहीं, सुपरिभाषित अवयवों का संग्रह है. अवयवों का संग्रह, या यूं बोलूं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट. वेल डिफाइंड वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स. तो यहाँ पे कुछ शब्द है जिनको हम पहले समझें, तभी हमें समुच्चय की परिभाषा समझ में आएगी. इसमें जो हमारे कुछ शब्द हैं, 3 बड़े वर्ड हैं, 3 बड़े शब्द है जिससे ये परिभाषा बनी है, जिसमें से पहला मेन शब्द है अवयव. अवयव का मतलब होता है, जैसे गणित के अंदर जो हम गणितीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं, गणितीय भाषा के अंदर जो वस्तुएं होती है, वस्तु को हम अवयव कहते हैं. जैसे हिंदी भाषा में हम चीजों को वस्तु, या और सरल भाषा में कहते हैं चीज. ठीक है ना, चीज जिसको हम बोल देते हैं, चीज बोल दिया, या हमने वस्तु बोल दिया, जिसको हम वस्तु बोलते हैं मैथ्स में उसी चीज को अवयव बोलते हैं.
वस्तु या अवयव, ठीक है ना। तो गणित के अंदर वो अवयव है, संख्याएं भी एक अवयव है, कुर्सियां भी एक अवयव है, व्यक्ति भी एक अवयव है, जानवर भी एक अवयव है। तो अवयव सब चीजों के लिए काम आता है। जिसे आप चीज बोलते हैं, सरल भाषा में बोलूं तो, जिसको आप चीज बोलते हैं, जिसका आप नाम नहीं जानते, तो आपको एक बात पता है कि आप चीज बोल के पुकार सकते हैं, है ना, कि ये चीज क्या है या ये वस्तु क्या है। फिर उसका कोई नाम होगा, इसका नाम टमाटर है, इसका नाम आलू है, इसका नाम कुर्सी है, इसका नाम स्ट्रॉबेरी है। तो फिर उसका बाद में उसका कोई स्पेशल नाम जो दिया गया होगा वो आ जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं भी पता है तो भी दुनिया रुकेगी नहीं, आप उसको वस्तु बोलकर या चीज बोलकर काम चला सकते हैं। अगर नाम नहीं भी पता है, बहुत सी दुनिया में चीजें, अनगिनत चीजें, नाम नहीं पता हमें, तो नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप चीज बोलिए या वस्तु बोलिए, काम चल जाएगा। तो सेम गणित में भी कुछ ऐसा ही काम किया गया। अवयव, अवयव, बिंदु भी अवयव है, सरल रेखा भी अवयव है, समतल भी अवयव है, ठीक है ना, नंबर भी अवयव है। तो हर चीज जो गणित में काम में ली जाएगी उसको आप अवयव के रूप में एक सामान्य नाम दे सकते हैं। फिर उसके बाद में फिर उसका जो स्पेशल नाम है वो दे दीजिए। जैसे हम किसी का नाम नहीं जानते, पता है बेटा तुम्हारा नाम कितना है, फिर वो बताता है कि राम किशन या सोहन लाल। वैसे अब नहीं होते, सोहन लाल बंद हो गए हैं, क्योंकि ये आज से 20 साल तक सोहन लाल या बनवारी लाल या भागीरथ मल, अब आज भागीरथ मल शायद नहीं होता होगा मेरे ख्याल से। अब तो क्रिश होते हैं, है ना, क्रिश होते हैं, रोहन होते हैं, रॉकी होते हैं, अब तो ये होते हैं, अब तो ना, अब तो बड़े अजीब अजीब होते हैं। तो वो पहले वाले तो शायद अब बंद हो गए होंगे, तो वो तो क्या बताए। लेकिन फिर भी मान लीजिए कोई बच्चा चल रहा है तो आपने, तो आप यही बोलेंगे बेटा, बेटा तुम्हारा नाम क्या, तो बेटा उसका कॉमन नाम हो गया। फिर वो अपना बता देगा कि मेरा नाम पृथ्वीराज है, तो आप कह दीजिए हाँ पृथ्वीराज कैसे हो। तो समझ गए, वो आदमी उसका स्पेसिफिक नाम और हो जाएगा, जो उसको पर्टिकुलरली स्पेशली उसको दिया गया होगा वो हो जाएगा। कॉमन नाम हो गया अवयव। अब वो बिंदु है तो फिर वो बिंदु हो गया, अवयव तो है ही है। अवयव तो सबका नाम है, जैसे मैंने कहा कि हर बच्चे का नाम बेटा और बेटी तो है ही, बेटा और बेटी। फिर उसके बाद में बेटा बोले पृथ्वीराज हूं, तो ठीक है पृथ्वीराज सही। तो बस वो फिर उसके साथ आप आगे उसका स्पेशल नाम जो भी दे वो आप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, तो बाकी बात करते हैं। हाँ, तो ये हो गया अवयव। अवयव एक कॉमन नाम हो गया, गणितीय नाम हो गया आपका अवयव। अब अवयव के आगे चलें, अगली कहानी जो है अवयव के जो आगे है वो है संग्रह। आपको अवयवों को इकट्ठा करना है। संग्रह करने का मतलब, तो बचपन में जैसे कंचे इकट्ठे करते थे, अगर आप लोग कंचे खेले हुए कांच वाले जो, तो क्या करते थे, ज्यादा से ज्यादा कंचे जीतो, इकट्ठे करो एक जगह पे। तो संग्रह करने का मतलब तो इकट्ठा करना, है ना। जैसे गेहूं की फसल होती है, गेहूं को जब निकालते हैं बोरियों में भर के संग्रह कर लेते हैं। तो कुल मिला के संग्रह करने का मतलब होता है इकट्ठा कर लेना। आपके पास अवयव है, वो जो भी है वो अवयव हो गए। अवयव को आपने एक जगह इकट्ठा कर लिया, वो संग्रह बन गया, है ना। और गणित के अंदर हम उन्हें इकट्ठा करने के लिए ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसे कहते हैं मंझले ब्रैकेट्स। ये आपका मंझला ब्रैकेट हो गया। इसमें आप अपने अवयवों को, जो भी अवयव है उसको लिखिए, कोमा दूसरा लिखिए, कोमा। कोमा लगाने का मतलब ये माना जाएगा कि वो पृथक हो गया। कोमा जो है वो उसको पृथक कर देगा। जैसे हमारी हिंदी की जो देवनागरी लिपि है उसमें क्या होता है, जैसे एक वर्ड खत्म होता है हम स्पेस देते हैं, ताकि पता चल जाए कि ये वर्ड यहाँ पे खत्म हो गया, नया वर्ड शुरू हो गया। तो जगह स्पेस खाली छोड़ने का मतलब होता है कि वो अलग अलग है। तो ऐसा ही हमने समुच्चय के अंदर कोमा का निशान लगाएंगे तो पहला अवयव पूरा हो गया, कोमा दूसरा, कोमा तीसरा। हर कोमा का मतलब अब नया अवयव शुरू हो गया। तो जितने कोमा लगे वैसे वैसे अवयव होते चले जाएंगे। और मंझला ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। अब आप कहेंगे मंझला ही क्यों, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको मंझला परेशान करता है, मंझले से ज्यादा आपके रिलेशन अच्छे नहीं है, कोई और लगा लो। गणित इनसे नहीं बनी, है ना, रिपीट कर दूं, गणित इन मंझले या छोटे ब्रैकेटों से नहीं पड़ी। जैसे किसी बच्चे का भविष्य ये नाम ये तय नहीं करेगा कि उसका नाम क्या है, उस बच्चे का नाम क्या है, इससे उसका भविष्य तय नहीं होने वाला। आप चाहे उसका कुछ भी नाम रख लीजिए, हो सकता है आप उसका नाम ज्ञान प्रकाश रख दें, ज्ञान प्रकाश रख दें, और ज्ञान प्रकाश जी है वो जब 30 साल के हों और उन्हें कागज दिया जाए कि साइन करिए, ज्ञान प्रकाश जी करे ठप, ज्ञान प्रकाश जी साइन करिए तब। तो ज्ञान प्रकाश ये भी हो सकता है, ठीक है। आपने बहुत अच्छा नाम रखा था ज्ञान प्रकाश, लेकिन ज्ञान आया धक। तो जरूरी नहीं है कि आपने नाम अच्छा रख दिया तो भविष्य भी अच्छा हो जाएगा, है ना। तो दूर रहिएगा थोड़ा सा बच के, कि इन कहानियों में मत फंसिएगा। इनमें मत फंसिएगा कि छोटा ब्रैकेट क्यों लगा यार, बड़े वाला क्यों नहीं लगाया। कोई दिक्कत नहीं है, आपको पसंद नहीं है कुछ और लगा लो, कुछ और लगा लो,
लेकिन एक कॉमन हो तो वो लिखने में आसानी होती है। सारी किताबों में एक जैसा हो तो ठीक लगता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा लिखने से ये कुछ और ही हो गया, या वो वाला ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया, तो कोई और ब्रैकेट लगा सकते हैं, कोई दूसरे प्रकार के ब्रैकेट लगा सकते हैं। अंदर लिखना था, ये पता चल जाए कि यहाँ से शुरू हो गया और यहाँ से खत्म हो गया। 2 फूल पत्तियाँ भी बना सकते थे। एक गुलाब का फूल यहाँ बना देते, एक गुलाब का फूल यहाँ बना देते, समझ में आ जाता। लेकिन क्या गुलाब का फूल बनाना सबके लिए आसान होता? जवाब है मुश्किल होता। अच्छा पेंटर होता वो तो गुलाब का फूल अच्छा बना लेता, और हम ढंग से बना नहीं पाते। तो इसलिए गुलाब के फूल दोनों साइड लगा सकते थे, जैसे घर के लगाते ना, एंट्रेंस पे 2 पौधे लगा देते हैं बड़े-बड़े, तो वैसा कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे वो ठीक नहीं रहता, तो ब्रैकेट्स इस्तेमाल कर लिए। तो ये पता चल जाए कि यहाँ से समुच्चय शुरू हो गया है, यहाँ खत्म हो गया है। ठीक है? तो ये आपके समुच्चय के अंदर आपके अवयव आएँगे। अब अवयव के अंदर एक चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है कि समुच्चय में कौन रखा जाएगा और कौन नहीं रखा जाएगा। समुच्चय में कौन होगा और कौन नहीं होगा, उसके लिए ज़रूरी है सुपरिभाषित होना। सुपरिभाषित, या जिसको हम कहते हैं वेल डिफाइंड। सही ढंग से परिभाषित करो कि कौन समुच्चय में होगा और कौन समुच्चय में नहीं होगा। इस बात को सही तरीके से परिभाषित किया जाए, सुपरिभाषित। जैसे मान लीजिए आप किसी को चिट्ठी लिखते हैं, अब तो नहीं लिखते, लेकिन पुराने ज़माने में जब चिट्ठियाँ लिखी जाती थी, तो जब चिट्ठी लिखते थे तो उसमें जो एड्रेस है वो ऐसे लिखते थे कि जिसको भी आप चिट्ठी लिख रहे हैं, है ना? जैसे रामलाल जी को लिख रहे हैं तो रामलाल टू रामलाल जी लिख दिया। अब रामलाल जी गाँव में, रामलाल जी पूरे भारत में बहुत है या पूरी दुनिया में रामलाल जी बहुत है। तो फिर आप बताते कि रामलाल जी कौन? सन ऑफ सोहनलाल जी। तो जैसे आपने सन ऑफ सोहनलाल जी लगाया, वो थोड़ा पर्टिकुलर हो गया कि हाँ भई अब हर कोई रामलाल जी तो नहीं, एटलीस्ट वो जिसके पिताजी सोहनलाल जी है, बंद हो गया। फिर उसके बाद में आप लिख देते थे कि भई जिला, मतलब राज्य राजस्थान, तो बस राजस्थान वाला जो रामलाल जी है जिसके पिताजी सोहनलाल जी है, चिट्ठी उसके पास जाएगी। फिर आप राजस्थान में भी बहुत हो सकते हैं, फिर आपने थोड़ा-सा और स्पेसिफाई कर दिया कि भई इस राजस्थान में भी ये वाला जिला, मान लीजिए जोधपुर जिला, तो वो जोधपुर में चला गया। फिर जोधपुर में भी बहुत सारे हो सकते हैं, फिर आपने उस गाँव का नाम बता दिया। गाँव में भी बहुत हो सकते हैं, तो आपने मोहल्ले का नाम बता दिया। तो इस तरीके से आप उसको और अच्छे से परिभाषित करना चाहते हैं ताकि वो जो चिट्ठी है, वो सीधी उसी रामलाल के पास जाए, जिसके पास आप भेजना चाहते हैं। बस ये एकदम क्लियर कट है। ये नॉर्मल डे में भी आप करते हैं। नॉर्मल डे में भी आप करते हैं क्योंकि आप पता है कि आप ये चीज़ आपने की होगी। बचपन में कभी चिट्ठियाँ भेजी होगी, आपके माँ-बाप भेजा करते थे किसी को, तो पहले यही हुआ था 15 या 20 साल तक ये होता था। तो ऐसा ही होता था, आप एड्रेस पूरा लिखते थे। आज भी आप जब राखी भेजते हैं या कोई और चीज़ भेजते हैं, तो आप लिफ़ाफ़े एड्रेस करके भेजते हैं। उसमें आप एक बात का ध्यान रखते हैं कि ये पूरे तरीके से वेल डिफाइंड हो कि ये चिट्ठी उसी को मिले जिसको हम भेज रहे हैं। किसी और के पास ना चली जाए, गलत जगह ना चली जाए, इसका डर रखते हैं। तो उसका मतलब होता है वेल डिफाइंड करना। आप सही से परिभाषित करो, क्योंकि देखिए उसको जो डाकिया है, जो पोस्टमैन है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सही जगह देना चाहता है। लेकिन अगर आप उसमें प्रॉपर एड्रेस ना भेजेंगे, कहीं भी कन्फ्यूज़न होगी तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इसलिए पूरा एड्रेस, चाहे 1-2 लाइनें एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए, लेकिन अच्छे से डिफाइन करिए ताकि वो वहीं पहुँचे जहाँ उसे पहुँचना चाहिए। तो ये होता है वेल डिफाइंड। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड का हमारा सीधा-सीधा मतलब ये है, समुच्चय के लिए वेल डिफाइंड ये है कि आप समुच्चय में क्या रखने वाले हैं, ये आपको क्लियरली पता हो। मतलब क्लियरली पता होने का मतलब है, अगर मैं कोई अवयव लेके आता हूँ और मैं आपसे पूछूँ, ये मान लीजिए आपका समुच्चय है, इसका नाम ए है, इसका नाम ए है। अगर मैं कोई अवयव लेकर आऊँ आपके पास, कोई एक अवयव लेकर आऊँ और पूछूँ कि क्या ये अवयव ए में है या नहीं है या नहीं? तो आप बड़े ही स्पष्ट तरीके से मुझे ये जवाब दे पाएँ कि हाँ या ना में। बल्कि आप कन्फ्यूज़ ना हो। आप इस बात को लेके कन्फ्यूज़ ना हो कि ये ए में है या नहीं, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। क्लियरली एकदम क्लियर कट आपको पता होना चाहिए कि ये समुच्चय में है, समुच्चय में नहीं है। ऐसा ना हो कि डाउट हो जाए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, शायद होगा, शायद नहीं होगा। ये जो क्लटर है, ये नहीं हो, ये धुंधलापन आपका नहीं होना चाहिए। आप इस तरीके से परिभाषित करो कि ये धुंधलापन जो है, वो इसमें नहीं आए, है ना? जैसे मैंने सुबह एग्ज़ाम्पल दिया था कि मान लो एक समुच्चय है, श्रेष्ठ राजनेताओं का संग्रह। ये आपका समुच्चय जिसमें आप में जो श्रेष्ठ राजनेता है,
उनको इस समुच्चय में रखने वाले हैं। जो श्रेष्ठ राजनेता है, आप उनको इस समुच्चय के अंदर लिखने वाले हैं। पॉलिटिशियन जो श्रेष्ठ आप मानते हैं कि बेस्ट है, बढ़िया है, उन सबको आप यहाँ लिखने वाले हैं। और मैं आपसे, आपने लिख लिए और मैंने आपसे आके पूछा कि बताओ राहुल गांधी इसमें है या नहीं है। राहुल गांधी जो है वो आपके इस समुच्चय में है या नहीं। तो अब मामला यहाँ पे फंस जाएगा। कैसे फंस जाएगा? हाँ, राहुल गांधी इसमें है या नहीं है, अब आपकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसके आधार पे आंसर आएगा। कोई कहेगा कि है, जो कांग्रेस को वोट देता है, जो बहुत पहले से कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, वो कहेगा बिल्कुल है, राहुल गांधी है, सबसे पहले है, राहुल गांधी है, सबसे पहले है और 2024 के प्रधानमंत्री के दावेदार भी है और संभवतः जीतेंगे भी और देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और सही दिशा में देश को आगे ले जाएंगे, क्योंकि युवा प्रधानमंत्री की जरूरत है। तो वो बिल्कुल, वहीं अगर किसी की आइडियोलॉजी कांग्रेसी नहीं है, एंटी कांग्रेस है, वो कहेगा राहुल गांधी, कौन राहुल गांधी, कहाँ राहुल गांधी, उसे राजनेता मानते हो आप? वो अपने अपने तर्क देगा। तो वो कहेगा नहीं नहीं और सब हो सकता है, राहुल गांधी तो नहीं हो सकता एटलीस्ट। तो यहाँ पे हम बट जाएंगे, यहाँ पे हम बिल्कुल अस्पष्ट हो जाएंगे ये बता पाना कि राहुल गांधी जी यहाँ है या नहीं। अलग अलग लोगों के अलग अलग मत आएंगे, अलग अलग समझ आएगी, अलग अलग तरीके से आएगी, नहीं क्लियर तो नहीं है, हम क्लियर तो नहीं है ये बता पाने के लिए कि राहुल गांधी यहाँ। तो जो चीज क्लियर नहीं है, जो चीज आदमी टू आदमी वेरी कर रही है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है, फिर वो गणित रूप नहीं हो सकता। गणित वेरी नहीं करते, आपको पसंद हो या नापसंद हो, गणित तथ्य है। आपके पसंद या नापसंद से गणित चेंज नहीं होती है, आपके पसंद या नापसंद से गणित चेंज नहीं होती है। गणित पाई 3.1415 होता है, आपको पसंद है तब भी इतना ही है, और अगर आपको बिल्कुल भी नापसंद है तब भी इतना ही है। अगर आपको बहुत बहुत पसंद आता है पाई, है ना, आई लव पाई, तब भी वो 3.1415, इसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता, तब भी 3.141516। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, रत्ती भर भी पसंद नहीं है, तब भी 3.1415 टेस्ट है। समझ रहे बातों को? आपकी भावनाओं का, आपके बाइसिस का, आपकी ओपिनियन का गणित पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, उसे कहते हैं सुपरिभाषित। ठीक है ना, समझ गए बात? क्लियर बात समझ में ना? श्रेष्ठ राजनेताओं का संग्रह, तो इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो वेल डिफाइंड का मतलब है ये व्यक्ति के आधार पे नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होने चाहिए कौन है कौन नहीं है। इसे आप वेल डिफाइंड बोलेंगे। वेल डिफाइंड यहाँ गणितीय मतलब है, यहाँ गणितीय मतलब है गणित की तरीके से होना चाहिए, जो भावनाओं से बदले नहीं, आपके मतों के अनुसार, आपकी राय से वो चीजें ना बदले। अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग राय हो सकती है, बिल्कुल राय का सम्मान करते हैं सबकी राय, लेकिन गणित राय से नहीं चलता, गणित ओपिनियन नहीं है, वो फैक्ट्स है। गणित जो है बिल्कुल राजनीति राय से चलती है, ओपिनियन से चलती है, मतों से चलती है, लेकिन गणित नहीं चलती, है ना। अगर आप पूरी दुनिया एंटी वोट डाल दे पाई के खिलाफ, तब भी पाई का मान 3.141516 यही रहेगा। अगर मान लीजिए दुनिया की आबादी जो है वो वोट डाल दे और कहे कि हम पाई के विरोध में हैं, तब भी पाई का मान इतना ही रहेगा। सारी दुनिया एक तरफ, पाई का मान एक तरफ, या सारी दुनिया पाई के पक्ष में होगी तो भी पाई का मान वही रहेगा। तो ये है गणित का, गणित नहीं बदलेगी वो, क्योंकि वो तथ्य है, तथ्य बदल थोड़ी सकता है। तो सेम वही बात है। तो तथ्यों पे बात होनी चाहिए, बिल्कुल वेल डिफाइंड होना, तथ्यात्मक परिभाषा होनी चाहिए जो व्यक्ति के साथ ना बदले। तो उसे हम कहते हैं समुच्चय। तो खाली समुच्चय कलेक्शन ऑफ एलिमेंट नहीं है, ऐसे नहीं, कलेक्शन तो बहुत सारे बना सकते हैं आप, लेकिन समुच्चय वो तब कहलाएगा जब एकदम क्लियरिटी हो कि कौन है कौन नहीं है। ठीक है, चलो कुछ सवाल करके देखते हैं इस बात पे, फिर इसमें आगे बढ़ेंगे इस राम कहानी में। यहाँ आ जाओ, इस क्वेश्चन को देखो और समझो। निम्न में से, संग्रह में से कौन समुच्चय है और कौन सा नहीं है? भारत के प्रधानमंत्रियों का संग्रह, भारत के प्रधानमंत्रियों का संग्रह, तो जवाब है ये समुच्चय है। भारत के प्रधानमंत्री सारे लिखित में है, रिकॉर्डेड है कौन कौन बना है। आप चाहे बीजेपी के हो चाहे आप कांग्रेस के हो, प्रधानमंत्री तो सबके ही है। प्रधानमंत्री को लेके किसी को कोई डाउट नहीं है ना। आपकी राय से या राय करने या ना करने से भारत के प्रधानमंत्रियों की संख्या वही रहेगी जितनी थी, यानी ये समुच्चय है।
समुच्चय आप अगर कांग्रेस से भी हैं, अगर आप कांग्रेस के वोटर हैं, तब भी नरेंद्र मोदी आपके प्रधानमंत्री हैं, तब भी नरेंद्र मोदी आपके प्रधानमंत्री हैं। अगर आप बीजेपी वोटर हैं, तब भी मनमोहन सिंह आपके 2 बार प्रधानमंत्री थे, तब भी 2 बार प्रधानमंत्री थे। तो वो चीज जो तथ्यात्मक है, नहीं बदलती, उसी को ही हम समुच्चय कह रहे हैं। अब आगे नंबर 2, जयपुर के सुंदर व्यक्तियों का संग्रह। अरे मरवा दिया, सुंदरता ही तो मरवा देती है। सुंदरता मतलब कोई कैसे डिफाइन कर सकता है कि सुंदरता क्या होती है? किसी के लिए कोई सुंदर है, किसी के लिए कोई सुंदर नहीं होता। किसी के लिए कोई सुंदर होता है, किसी के लिए कोई सुंदर नहीं होता। सेम व्यक्ति को अगर 2 अलग-अलग नजर से 2 आदमी देख रहे हैं, तो एक को हो सकता है वो सुंदर लगे और एक को नहीं लगे। तो ये जो चीज है, ये जो सुंदरता है, ये हर व्यक्ति के साथ वेरी करेगी, हर व्यक्ति के साथ वेरी करेगी। इसका मतलब है नहीं भाई, ये तो आदमी वेरी करेगा। आप इसके लिए सुंदर व्यक्तियों का संग्रह बनाने की जरूरत नहीं। किसी से पूछ लीजिए कि सबसे सुंदर एक्ट्रेस कौन है, तो एक मत नहीं पड़ेगा। कोई कहेगा ये सुंदर है, कोई कहेगा वो सुंदर है, कोई कहेगा वो सुंदर है। इसका मतलब है सुंदरता की कोई परिभाषा नहीं है, और नहीं है तो फिर कलेक्शन भी नहीं किया जा सकता। नंबर 3, राजेश खन्ना की फिल्मों का संग्रह। बिल्कुल कर सकते हो। राजेश खन्ना ने कौन कौन सी मूवी बनाई है, उनकी संख्या बना सकते हैं, है ना? बना सकते हैं उनकी, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल हाँ, संग्रह होगा। कौन सी मूवी राजेश खन्ना की है और कौन सी नहीं है, बिल्कुल बता सकते हैं हम। राजेश खन्ना की जो मूवी कौन है और कौन सी नहीं है, बिल्कुल बता सकते हैं। समझ रहे हैं बातों को? कंफ्यूजन यहाँ, कंफ्यूजन किस में? यहाँ कंफ्यूजन है कि कोई जयपुर का व्यक्ति को लाए, उसे समुच्चय में रखोगे या नहीं रखोगे, कंफ्यूजन शुरू हो जाएगी। कोई कहेगा नहीं सुंदर नहीं है, कोई कहेगा नहीं सुंदर है। एक जना तो कहेगा समुच्चय में रखो, एक कहेगा कि मत रखो क्योंकि सुंदर नहीं लग रहा। क्या करें, है ना? तो अटक गया मामला। अगले आते हैं मीठे फलों का संग्रह। यार मीठा, मीठे शब्द की कोई परिभाषा है ना? मेरी जो माता जी है, उनको करेले भी अच्छे लगते थे कि वो बहुत अच्छे होते हैं, करेले अच्छे होते हैं, स्वाद होते हैं करेले की सब्जी। वो मैं कहता था जो करेले होते हैं वो तो कड़वे होते हैं। पागल है, तुझे पता ही नहीं, तुझे स्वाद का ही नहीं पता, तुझे स्वाद का नहीं पता। तो मैं सोचता था मुझे स्वाद का नहीं पता, मतलब उनकी ना वो करेले बनाती थी और करेले को उनको बहुत पसंद थे। वो हमेशा कहती थी करेले तो बहुत शानदार होते हैं। मुझे समझ में नहीं आता करेले शानदार कैसे होते हैं, मुझे भिंडी नहीं समझ में आती, है ना? भिंडी के बारे में कहते हैं भिंडी तो बहुत ही गजब होती है। मैंने कहा पहले मुझे तो यही समझ में नहीं आया कि भिंडी मीठी होती है या नमकीन होती है, फीकी होती है, पर बहुत स्वाद होती है ना? तो भिंडी के बारे में, जैसे भिंडी के बारे में क्या राय दोगे आप? क्या बोलोगे भिंडी कैसी होती है? कैसी नहीं होती, ना मीठी, ना फीकी, ना नमकीन, कुछ भी नहीं होती, लेकिन फिर भी लोगों को अच्छी लगती है। तो ये मामला यहाँ फंस जाएगा कि मीठा क्या है, मीठा किसको मीठा बोलते हैं? हर किसी के लिए मीठा, किसी के लिए ये भी मीठा है, किसी के लिए वो मीठा नहीं है। तो यहाँ पे भी मामला फंस जाएगा। बोला ना, क्लियर नहीं है। यहाँ पे तो घर घर में लड़ाई हो जाएगी, बाहर की जरूरत ही नहीं है। तो जवाब है नहीं साहब, ये समुच्चय नहीं है, डाउट है इसमें, क्लियरिटी नहीं आ पाएगी, है ना? कोई कहेगा भिंडी मीठी है तो मैं आ जाऊंगा, नहीं, भिंडी कोई सी भी नहीं है, ना कोई मीठी है, ना कोई फीकी है, ना कुछ और है। हाँ जैसे वो रामचंद्र कह रहे हैं कि मीठी मिर्च भी होती है। हाँ, कई बार वहाँ सब्जी मंडी जाते हैं, मीठी मिर्च, मीठी मिर्च, अरे मिर्च भी मीठी होती है क्या? ये कौन सी मिर्च आ गई? मतलब मीठी मिर्च है। हाँ, मेरी वाइफ भी कहती है, वो खाती है, उसको तीखी मिर्च पसंद है, तो वो खाती मिर्च मीठी पड़ी है एकदम। मैंने कहा मिर्च मीठी पड़ी है, ये कौन सा लॉजिक है? मीठी मिर्च, है ना? मिर्च भी मीठी होती है, इसका क्या लेन देन है? मतलब वो ये कहना चाहती है, उसके लिए मीठा जो है, वो उसकी परिभाषा ये है कि जो एकदम तीखा नहीं है ना, फिर वो मीठा ही है। जो तीखा नहीं है वो मीठा है। तो इसलिए हम इस मामले में फंस जाएंगे। राज्यों का संग्रह ये संवैधानिक है एकदम। संविधान में जाओ, या भारत में जो अभी चल रहा है उसमें जाके संसद में देखो, ऑफिशियली आंकड़े निकाल लो, आपको राज्य का संग्रह मिल जाएगा। तो जवाब है हाँ, बिल्कुल डेफिनेटली ये क्लियर है कि कौन राज्य है और कौन नहीं है। राजस्थान राज्य है या नहीं है, आपके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिक्स तथ्य है या नहीं है। ठीक है ना?
कक्षा 11th की पाठ्य पुस्तकों का संग्रह में फिक्स है, बिल्कुल है। यहाँ थोड़ा सा इसमें हल्का सा विवाद हो सकता है, इसमें नीचे वाले में थोड़ा सा विवाद ला सकते हैं भैया, है लेकिन हल्का सा विवाद है कि भाई 11th कौन सी 11th, थोड़ा सा क्लियर कर देते तो अच्छा लगता है ना। तो जो छठा है उसमें थोड़ा सा डाउट है कि 11th के पाठ्य पुस्तकों का संग्रह बनाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 11th क्लास किसकी, क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत 11th क्लास है। राजस्थान की भी आरबीएसई बोर्ड की भी 11th होती है, मध्य प्रदेश में भी 11th होती है, हर राज्य में 11th होती है, सीबीएसई बोर्ड भी है, आईसीएसई बोर्ड भी है, और जितना भारत में है चाइना में भी होगा, जापान में भी होगा, तो वहां पे भी 11th क्लासेस चलती होगी, वहां पे भी कुछ अलग अलग होगा। तो बड़ा मुश्किल सा मामला फंस गया, बोला नहीं यार नहीं जमा, तो ये क्लियरिटी नहीं है, तो इसको भाई छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि क्लियरिटी नहीं है। यहाँ साफ नहीं है, विवाद में फंसेगा ये मामला, ये विवादित हो गया है ना, तो ये विवादित हो गया, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये होता है क्लियरिटी का मतलब, एकदम आप क्लियर हो, डाउट ना हो आपको, किंतु परंतु ना हो, तो इससे आपका तय हो जाएगा कि समुच्चय है या नहीं है। आगे बढ़े, चलो आगे आते हैं अगली कहानी के ऊपर, समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण, पहले तो कुछ दो तीन बातें यहाँ ठीक करके चलते हैं। बच्चा जैसे ही होता है, बच्चा होता क्या नॉर्मली, बच्चा होने से पहले ही माता पिता जो है उसका नाम निकालना शुरू कर देते हैं, नाम निकालना शुरू कर देते हैं कि ठीक है एक बार थोड़े दिन हम उसको ये वाला नाम दे देंगे, है ना, टीनू मीनू चीकू, ये वाला नाम दे देंगे, फिर इतने में हमें कोई और अच्छा नाम मिल जाएगा तो फिर वो रख लेंगे। तो हमने समुच्चय बना लिया, नामकरण अभी तक नहीं किया। तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा नामकरण कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो खुद समुच्चय है, एक समुच्चय के अंदर अवयव है। एक तो खुद समुच्चय, एक तो उसका नाम रखना पड़ेगा कि समुच्चय का क्या नाम रहेगा, एक समुच्चय के अंदर जो चीजें हैं जो अवयव है उनका नाम क्या रहेगा। तो हमने डिसाइड कर लिया कि समुच्चय का नाम, वैसे आप चाहें तो उसको चेंज कर लेना, कोई कठोर नियम नहीं बना रहे हैं हम लोग, आप बाद में चेंज कर सकते हैं। समुच्चय का नामकरण जो है वो बड़े अक्षरों में रखेंगे, बड़े अक्षरों में समुच्चय का नामकरण। आप कैपिटल अक्षरों का इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल ए यूज कर लो, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी से लेकर डैश डैश जेड तक। हाँ ये कोई हार्ड कोर रूल नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं तो ये नहीं रखूंगा, मत रखो, मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है, एंडरसन रख लो, है ना। इंडिया वाले, जैसे इंडिया वाले में हमारे फिक्स है कि ये नाम होते हैं, अब इंडिया वाले में आप एंडरसन तो नाम नहीं रखोगे, है ना, टोनी तो नहीं रखोगे, ये नाम तो एटलीस्ट यहाँ पे नहीं रखोगे, बस वो कि ये कोई फिक्स नहीं है, बांधा हुआ नहीं है। तो तो ए बी सी डी से लेकर आपका जेड तक हो गया, तो ये नाम रख लो। हाँ अवयवों के नामकरण, जब ये बड़े वाले रख लिए तो अवयवों के नाम छोटे अक्षरों में लिख लो, अवयवों के नाम, और मैच भी कर रहा है, ठीक लग रहा है ये। अवयवों के नामकरण छोटे अक्षरों में कर लेना, स्मॉल ए, स्मॉल बी। के नामकरण आप स्मॉल ए बी सी डी इस तरीके से रख लेना, ठीक है। समुच्चय का खुद का नाम कैपिटल ए बी सी में रख लेना, और उसके अंदर जो अवयव है उनके नाम छोटे ए बी सी डी पे आप ये रख सकते हैं, ठीक है, ठीक रहेगा आपको। इस तरीके से बड़े अक्षरों में आप समुच्चय का नाम और छोटे अक्षरों में अवयवों का नाम इस तरीके से लिख लेना। अगला आता है हमारा समुच्चय का निरूपण। पहले बिलोंग्स टू, अच्छा कोई अवयव है या नहीं है, समुच्चय का अवयव, एलिमेंट ऑफ ए सेट। कोई सेट का एलिमेंट है
या नहीं है। इसके लिए हम दो चिन्ह का यूज करेंगे। एक तो इसका जिसे कहेंगे बिलोंग, संबंधित है, इंग्लिश में बोलेंगे बिलोंग। अगर कोई अवयव किसी समुच्चय से संबंध रखता है तो हम बोलेंगे बिलोंग्स टू, मतलब यह संबंधित है। और नहीं होगा तो नॉट बिलोंग्स टू। ये बिलोंग्स टू के चिन्ह को कट कर दो, ये हो गया नॉट बिलोंग्स टू। नॉट बिलोंग्स टू अगर अवयव, क्योंकि अवयव दो ही जगह होगा, या तो अंदर होगा या बाहर होगा। बाहर होगा मतलब अंदर नहीं होगा। तो आप दो बात कह सकते हैं, कोई भी अवयव हो, वो या तो समुच्चय में होगा अन्यथा नहीं होगा। इसके अलावा तीसरी जगह तो कोई बनी नहीं है। इसके अलावा कोई तीसरी जगह तो होती नहीं है। या तो अंदर है, अंदर नहीं है, या बाहर है, बाहर का मतलब अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये दो चीजें हम बनाएंगे, बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। अगर है तो आप बिलोंग्स टू का चिन्ह लगा दीजिए, लेकिन याद रखिए इस चिन्ह की शर्त है कि आप ये चिन्ह केवल तभी यूज करेंगे जब आप किसी अवयव को किसी समुच्चय के अंदर ढूंढ रहे हैं, वो मिल जाता है तो बिलोंग्स टू, नहीं मिलता है तो नॉट बिलोंग्स टू। यानी एक तरफ आपका अवयव होगा, एक तरफ अवयव होगा और दूसरी तरफ समुच्चय होगा। ठीक है, एक साइड में आपका हमेशा अवयव होगा, एक साइड में आप समुच्चय होगा। और आप ये पूछ रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या ये वाला अवयव इस समुच्चय में है या नहीं है, तो जवाब दो ही चीजों में आएगा, बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। तो इस चिन्ह की थोड़ी गरिमा रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप दोनों तरफ समुच्चय या दोनों तरफ अवयव ये यूज नहीं कर सकते। ये चिन्ह तब काम आता है जब आप ये जानना चाहते हैं कि क्या ये वाला अवयव जो आगे लिखा हुआ है, आगे हमेशा अवयव होना चाहिए, क्या ये है अवयव इस पीछे वाले समुच्चय में जिसका नाम आ रहा है उसका हिस्सा है या नहीं है, हाँ या ना, बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ये कोई समुच्चय ए है, ये इसमें अवयव है। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कोई अवयव लिया ए, क्या वन ए से बिलोंग करता है या नहीं, तो करता है या नहीं करता, करता है तो ये लगा दो, नहीं करता है तो कट कर दो। तो अगर हम इसमें जाके देखें तो इसमें वन नहीं है, वन नहीं है तो ए नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर है, जैसे दो इसमें है तो दो बिलोंग्स टू ए। अगर है तो बिलोंग्स टू, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू करके कट कर दो, बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखो और इसमें बताओ बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। एस कोई समुच्चय है जिसमें ए ई एफ एल एम एन ये अवयव है, ए अवयव है, ई अवयव है, एफ अवयव है, एल अवयव है, एम अवयव है, एन अवयव है। आपको चिन्ह लगाना है बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। अगर वो अवयव उसमें है तो बिलोंग्स टू, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। तो पहला देखें क्या ई इसमें है, तो जवाब है हाँ जी ई इसमें है तो बिलोंग्स टू, ई बिलोंग्स टू एस, ई एस में बिलोंग करता है। बी को देखें क्या बी इसमें है, जवाब है नहीं है, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। ऐसे एफ को देखें क्या एफ इसमें है, तो जवाब है हाँ है तो बिलोंग्स टू। उसके बाद में एक्स को देखें क्या इसमें एक्स है, जवाब है नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। बस याद रखिएगा जब आप बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू का यूज करें तो एक साइड आपका अवयव होता है, एक साइड आपका समुच्चय होता है, और आप ये जानना चाहते हैं हाँ या ना में कि क्या ये वाला अवयव उधर समुच्चय में है अन्यथा नहीं है। और कोई आप नहीं जानना चाहते, कोई थ्योरी नहीं चाहते, आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहते हैं, ये वाला अवयव क्या उधर वाले में है या नहीं है। बस जवाब सिर्फ हाँ या ना में आएगा। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अगली स्टोरी हमारी होती है समुच्चय का निरूपण, समुच्चय का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। रिप्रेजेंटेशन का मतलब है किसी समुच्चय को आप कैसे लिखेंगे, किसी समुच्चय को आप कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, किसी समुच्चय को आप कैसे लिखेंगे, इसे कहते हैं समुच्चय का निरूपण। तो आप समुच्चय को दो तरीकों से लिख सकते हैं, दो फेमस तरीके, तरीके तो और भी हो सकते हैं, लेकिन दो फेमस तरीके हैं जो चलते हैं। समझ रहे हैं आप, एक विज्ञान समझ रहे हैं जो भी मैंने शब्द इस्तेमाल किए। ऐसे जैसे परफ्यूम बनाने वाली कंपनी, अगर मैं आपसे पूछूं कि परफ्यूम बनाने वाली कंपनी कौन कौन सी है, तो आप कहेंगे फॉग। तो आपको पता है कैसे चला फॉग है? फॉग एक कंपनी है, ऐसी और भी बहुत सी कंपनियां हैं जो परफ्यूम बनाती है, लेकिन फॉग कैसे याद रहा आपको? पॉपुलर है। आपको वही याद रहता है जो पॉपुलर होता है। तो एड कंपनी क्या करती है? एड कंपनी का मकसद यही रहता है कि वो लगातार आपको वो एड दिखाती रहे, वो जो नाम है वो जितनी बार आपके सामने आएगा उतना ज्यादा वो पॉपुलर होता जाएगा, जितना ज्यादा पॉपुलर होता जाएगा, जब आप दुकान पे जाएंगे तो आपको वही नाम याद आएगा। दुकान पे आप परफ्यूम लेने गए, आपको और नाम तो पता है नहीं, आपने बार बार फोग सुना हुआ है, तो आप जाते ही वहां फोग मांग लोगे। तो कंपनियों का जो मेन आइडिया होता है वो होता है पॉपुलैरिटी। वो आपको बार बार ऐड के जरिए बार बार आपके सामने आ आकर लगातार आपके दिमाग में एक चीज छोड़ना चाहती है कि भाई हम हैं फॉग, परफ्यूम वाले फॉग। तो वो पकड़ में आ गया, तो पॉपुलर होता है, फिर वो ऊपर रहने लग जाता है। फिर अपने आप ही आप जब दुकान पे जाके फॉग मांगोगे तो दुकानदार क्या करेगा? दुकानदार भी फिर वही करेगा, दुकानदार भी अपनी दुकान में फॉग रखना शुरू कर देगा, है ना, वही चक्कर बन जाता है। फिर कंपनी, अच्छा ज्यादा फोग की बोतलें पड़ी है तो यानी फोग ज्यादा बिक रहा है, फोग ज्यादा बिक रहा है तो कंपनी समझ जाती है कि उसकी जो एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी है वो काम कर रही है। तो ये लगातार एक चक्र है। तो यही चलता है, जो पॉपुलर चीजें होती है वो ऊपर आ जाती है और जो अनपॉपुलर चीजें होती है वो नीचे चली जाती है। तो लड़ाई सारी की सारी जो एड कंपनी है उसमें सारी लड़ाई होती है पॉपुलैरिटी की, कि मेरा प्रोडक्ट किसी के मुंह पे पहले आए, मेरा प्रोडक्ट सबसे पहले आए, बस वो पहले रखने की कोशिश करती है। एड का सारा मकसद यही है कि पहला नाम आप उनका ले, ठीक है ना। तो रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास दो पॉपुलर मेथड है, एक है रोस्टर, दूसरा होता है निर्माण रूप। रोस्टर रूप, निर्माण रूप। तो ये जो दोनों रूप है, दोनों देखिए समुच्चय को लिखने के तरीके हैं। समुच्चय को लिखने के दो तरीके हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों के अपने अपने फायदे हैं, दोनों के अपने अपने फायदे। जैसे स्कूटी भी होती है, बाइक भी होती है, बाइक के अपने फायदे हैं, स्कूटी के अपने फायदे हैं। ऐसा नहीं कि स्कूटी सुपीरियर है बाइक से या बाइक स्कूटी से सुपीरियर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना सुपीरियर बाइक स्कूटी से है, ना स्कूटी बाइक से सुपीरियर। दोनों की अपनी अपनी खासियत बातें हैं, दोनों में अपने अपने अच्छे अच्छे गुण है। जैसे स्कूटर की, स्कूटी की तुलना ना करो, स्कूटर की कर लो, स्कूटर और बाइक दोनों के अपने अपने गुण और प्रगुण, विशेषताएं और कमियां भी है। तो सेम वैसे ही रोस्टर रूप और निर्माण रूप दो रूप है, दोनों ही आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगी। अब वो जो तरीका है उसमें आप कितने सेटिस्फाई हो वो एक अलग बात है। तो रोस्टर रूप और निर्माण रूप, रोस्टर रूप में आप समुच्चय को अवयव के रूप में लिखते हैं, इसे अवयव रूप भी कहा जाता है। एक एक अवयव को आप चुन चुन के लिखते हैं, एक एक अवयव को चुन चुन के लिखते हैं। जैसे पहला अवयव कोमा, दूसरा अवयव कोमा, तीसरा अवयव कोमा, चौथा अवयव। तो एक एक अवयव को चुन चुन के आप यहाँ पे लिखते हैं। तो कई बार ये रूप अच्छा होता है, इसमें सारे अवयव आपको दिखते हैं, सारे अवयव यहाँ दिखते हैं। लेकिन जो दूसरा फॉर्म है, जैसे मान लो यहाँ पे हम बात करें 2, 4, 6, 8, 10 एंड डैश डैश डैश, इसमें आपने हर अवयव को खोल खोल के एक एक करके लिखा है, 2, 4, 6, 8, 10। तो ये रूप है। कई बार ये रूप जो होता है वो बेकार लगता है, क्योंकि इतनी सारी चीजें लिखने के बजाय, और कई बार ऐसा होता है कि आप लिख भी नहीं पाते, कई बार ऐसी प्रॉब्लम होती है आप लिख नहीं पाते, आप लिख नहीं पाते। कई बार दिक्कत आपकी जो सबसे बड़ी होती है कि आप लिख ही नहीं पा रहे हैं। अब लिख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप निर्माण रूप बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं उनके लिए। तो नियम बना सकते हैं तो कोई बात नहीं। नहीं लिख पाएंगे, जैसे रियल नंबर है, रियल नंबर को आप नहीं लिख सकते, रियल नंबर्स को आप नहीं लिख सकते, लिख सकते तो ट्राई करके देख लो। क्या सारे रियल नंबर लिखे जा सकते हैं? जवाब है नहीं लिखे जा सकते। पूर्णांक फिर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन रियल नंबरों को नहीं लिख सकते, क्योंकि रियल नंबर में सारे दशमलव, सारे बट्टे सब आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। सब आने की वजह से उसको लिख पाना संभव नहीं है।
तो फिर नहीं लिख पाना, उसमें आप क्या करोगे, उस समय आपको एक नियम बना के लिख दोगे कि ये होता है, नियम बना के लिख दोगे, तो उसको कहते हैं निर्माण रूप। निर्माण रूप यानी नियम रूप, सेट बिल्डिंग फॉर्म। सेट बिल्डिंग फॉर्म, इसमें आप जैसे अब यही चीज है, इसी चीज को आपने एक नियम बना के लिखा। कैसे? आपने कहा कि मेरे पास एक समुच्चय है, समुच्चय एक्स का है, समुच्चय का अवयव है, उसका नाम एक्स है। एक्स है कौन? हाथी है, घोड़ा है, क्या है? आगे आप उसको परिभाषित कर देते हैं कि एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, कौन से नेचुरल नंबर है? पहली बात तो ये समुच्चय है, किसका समुच्चय है? एक्स का। ठीक, एक्स कौन? नेचुरल नंबर। कौन से नेचुरल नंबर? फिर आपने कहा कि भैया नेचुरल नंबर भी वो जो इवन है। ये लो, सिंपल। अब वही बात जो यहाँ लिखी हुई है वही बात यहाँ लिखी है, लेकिन यहाँ पे आपको वो नंबर नहीं दिखेंगे। यहाँ पे आपको 2, 4, 6, 8 ये नहीं दिखेंगे। यहाँ पे आपको नियम दिखेगा, यहाँ आपको नियम दिखेगा। तो कई बार चीजें नियम में लिखना आसान होता है, कई बार आप खुल के, कई बार अवयव होते हैं जिसको आप आराम से खोल के लिख सकते हैं, तो खोल के लिख सकते हैं तो खोल के लिख लो। 2, 4, 6 इस रूप में संभव है, इसमें लिख लो। लेकिन इसमें संभव नहीं है, बल्कि नियम के रूप में लिखे जा सकते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर कितने होते हैं? बहुत होते हैं, सबके सब लिखे जा सकते हैं? संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। आप कॉम्प्लेक्स नंबरों को कभी नहीं लिख सकते, इतने कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो जब ऐसे नहीं लिख सकते तो फिर हम ये वाला रूप इस्तेमाल करते हैं, और हम ऐसे कहते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल ले लो, तो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलेंगे क्या? हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कहते हैं ये एक समुच्चय है a प्लस आइटा b का, a प्लस आइटा b का समुच्चय है। मतलब कोई भी नंबर जो a प्लस आइटा b करके लिखा जाता है वो यहाँ है। और ये a और b कौन है? फिर हमने कह दिया a और b आर रियल नंबर, a और b जो है वो रियल नंबर है। तो जो भी रियल नंबर है वो लेते जाओ और a प्लस आइटा b के रूप में बनाते जाओ, वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। तो अब आप कॉम्प्लेक्स नंबर को एक एक करके नहीं लिख सकते, क्योंकि इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा हैं कि आप एक एक करके लिख ही नहीं सकते। क्या लिखोगे आप लिखोगे 1 प्लस 1 आइटा, 1 प्लस 2 आइटा। क्या ये पूर्णांकों में चलते हैं? क्या कॉम्प्लेक्स नंबर खाली पूर्णांकों में चलते हैं? नहीं, बट्टे में चलते हैं। बट्टे कहाँ गए? 1/2, 1/3। अरे बट्टा ही क्यों, √3, √2, √5 ये भी तो होते हैं। वो सारे नंबर कहाँ गए? तो सारों को लिख पाना, एक को लिखने लगोगे कुछ ना कुछ छूट जाएगा, तो फिर उस समय उस तरीके से लिखा नहीं जा सकता। तो बेहतर है कोई बात नहीं, अगर ऐसे नहीं लिखा जा सकता तो आप ऐसे लिख दो। ठीक है, अब कोई नंबर, कोई अवयव इसका है या नहीं है, उसे चेक करने का तरीका होता है, ये जो शर्तें दी गई है, ये जो नियम दिए गए हैं, ये नियम उस पर ट्राई करके देखो, वो नियम उस पर लगा के देखो। अगर वो सारे नियमों की पालना करता है तब तो वो उसमें है। जैसे यहाँ तो आप क्या होता है कि कोई भी नंबर को यहाँ पे आके ढूंढ लेंगे, है ना? यहाँ तो क्या होता है कि जैसे मैंने कोई नंबर आपको बताया 5, तो यहाँ तो आप क्या करते हैं, यहाँ आते हैं और एक एक अवयव को ले जाके कंपेयर करते हैं कि इनमें से क्या कोई 5 है, क्या इनमें से कोई 5 है? जवाब है कोई नहीं है, कोई नहीं है। इसका मतलब 5 जो है वो इसका अवयव नहीं है। यहाँ तो आपको सब दिख रहा होता है, एक एक अवयव आपको दिख रहा होता है। जैसे कोई क्लास में, कोई आपके स्कूल में छठी क्लास में आके कहता है कि मेरा बेटा रोहन आया है क्या? मान लो टीचर नया है, पहली बार ही आया, उसको नहीं पता, तो वो रजिस्टर खोलेगा और देखेगा कि क्या इसमें कोई रोहन है, तो रोहन से मैच कर लेगा। अगर मैच हो गया रोहन तो वो कह देगा हाँ है, नहीं मैच हुआ तो कह देगा नहीं है रोहन, रोहन इस क्लास में तो नहीं है। सीधी सी बात है, रजिस्टर में जाके देखेगा, रोहन को मिलाएगा, रोहन मिल गया तो रोहन है, नहीं मिला तो बात खत्म। तो ये तरीका होता है, इसमें आप ऐसे ढूंढ लेते हैं कहाँ है कहाँ नहीं। लेकिन इसमें जब आते हैं तो इसमें आपको ऐसे नहीं दिखते, यहाँ आपको एक एक नाम नहीं दिखता, यहाँ पे ऐसे नाम नहीं लिखे थे रोल नंबर 1, 2, यहाँ पे नियम लिखा हुआ होता है। तो आपको अपने नंबर को इन नियमों पे चेक करना होता है, आपको यहाँ पर अपने नंबर को नियमों पे चेक करना होता है। जैसे देखो, पहला नियम क्या कहता है कि वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो क्या ये नेचुरल नंबर है? जवाब है हाँ जी, पहली बात सत्य हो गई। अगर सारी बातें जो नियम है, सारे नियम जिस पे लागू हो जाएंगे वो इसका अवयव होगा, और एक भी नियम अगर लागू नहीं हुआ तो वो इसका अवयव नहीं होगा। तो पहला नियम तो काम कर गया कि वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर है, पहली शर्त पूरी। दूसरी शर्त है कि वो इवन नंबर होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये इवन तो नहीं है, नहीं है, इसका मतलब ये अवयव नहीं है। तो नियम में यही करते हैं आप जाके
जो अवयव होता है उसको नियमों पे चेक करते हैं। देखो यहाँ अवयव थे तो अवयवों में चेक कर लिया, अब यहाँ अवयव नहीं है, यहाँ नियम है। नियम मतलब अवयव, अवयव मतलब नियम, एक ही बात है ये। जैसे ये 2 3 4 को ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों बातों में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही बात है। लिखने के तरीके अलग अलग है। एक जो है वो अवयव, एक एक अवयव को लिख रहा है, एक अवयव को नहीं लिख रहा, नियमों को लिख रहा है, उसके जो नियम है उसको लिख रहा है। बात तो वही है। चीजों को एक एक करके लिखो या नियमों में लिखो, बात तो वही है। तो यहाँ नियमों में लिखा हो, तो यहाँ पे जब भी किसी अवयव को चेक करना हो कि वो यहाँ है या नहीं है, तो आपको उसके नियम चेक करने पड़ते हैं कि वो अवयव उन नियमों की पालना कर रहा है या नहीं कर रहा। नियमों की पालना कर रहा है मतलब यहाँ है, नहीं कर रहा है मतलब नहीं। बात समझ रहे हो? बात समझे या नहीं समझे? नियमों की पालना कर रहा है तो वो यहाँ है, नहीं कर रहा है तो नहीं है। तो दूसरी बात, यहाँ पे कई बार ये जो समुच्चय है इसमें इतने नंबर होते हैं, इतने नंबर होते हैं कि आप ऐसे एक एक करके कंपेयर कर भी नहीं सकते। अगर सोचो, अगर समझो, हाइपोथेटिकली लो कि जो एक क्लास है उस क्लास में अनंत बच्चे रहते हो, तो वैसे नहीं होते अनंत बच्चे, लिमिटेड ही होते हैं। सोचिए कोई क्लास ऐसी हाइपोथेटिकली, उस क्लास में अनंत बच्चे पढ़ते हो और फिर कोई आए और कहे कि मेरा बेटा रोहन यहाँ पढ़ता है क्या? सोचो। अब टीचर कभी बता पाएगा कि रोहन वहां पढ़ता है या नहीं पढ़ता? अगर क्लास में अनंत बच्चे पढ़ते हो, अनंत बच्चों का रजिस्टर डला पड़ा है, उसमें जाके कोई आके कहे कि मेरा बेटा रोहन यहाँ पढ़ता है या नहीं पढ़ता, क्या अब ये पॉसिबल है कि आप ऐसे रोहन को चेक कर ले, ढूंढे लिस्ट में, तो वो अनंत काल तक नहीं बता पाएगा कि रोहन वहां पढ़ता है या नहीं पढ़ता? तो इस समय आपका ये जो तरीका है ये चेक करने वाला, रोहन, पहला रोल नंबर रोहन है, दूसरा नंबर रोहन है, रोहन है, रोहन है, रोहन है, ये काम नहीं करेगा। अगर अनंत अवयव हुए तो ये रोहन रोहन ढूंढने वाला काम नहीं करेगा। तब आपको ये निर्माण रूप जो है ना ये बढ़िया काम करेगा। अब देखो यहाँ पे, देखो इतने अवयव है, इतने अवयव है, फिर भी आप बड़े ही आराम से यहाँ पहचान सकते हैं कि कौन यहाँ है और कौन नहीं है। इस समुच्चय में अनंत से भी अनंत अवयव है, लेकिन फिर भी आप आराम से बता सकते हैं कि कौन यहाँ है, और कुछ सेकंडों में आप बता सकते हैं। अनंत से भी अनंत अवयव है यहाँ पे। अवयव इतने ज्यादा हैं कि कल्पना नहीं कर सकते, उससे ज्यादा जितनी आप कल्पना करेंगे उसका भी और कई गुना कर दीजिए, उतने अवयव इसके अंदर है। लेकिन मात्र कुछ सेकंड में हम बता सकते हैं कि अवयव यहाँ है या नहीं। ठीक है, जैसे मैं लाया 2 + 3 आइटा, यहाँ है या नहीं है? अभी चेक कर लो। 2 + 3 आइटा लाया, देखो a+ आइटा b के रूप में है। ऐसा है कि a+b आइटा, ऐसा है बिल्कुल, हाँ ऐसा है। पहली शर्त पूरी होगी, बिल्कुल साहब ऐसा है। दूसरी शर्त कि वो जो आइटा के साथ जो है वो b है, और विदाउट आइटा है वो a है। a बराबर 2 है, b बराबर 3 है। a 2 है, b 3 है, रियल नंबर है या नहीं है? जवाब है हाँ जी, रियल नंबर है। दोनों शर्तें पूरी हो गई, मतलब वेलकम, आप इसी के सदस्य हैं, आप इसी समुच्चय के अवयव हैं। बड़ा सिंपल हो गया, बड़ा आराम से चेक हो गया कौन यहाँ है और कौन यहाँ नहीं है। तो सेट बिल्डिंग फॉर्म जो होती है वो तब काम आती है जब बहुत अवयव होते हैं आपके पास, और तब एक अवयव कोई है या नहीं है उसको ढूंढना इस तरीके से लगभग नामुमकिन है, लेकिन ऐसा आसान है। चलो और समझाता हूं, इसे थोड़ा सा और समझते हैं। एक समुच्चय है जिसका नाम y ले लेते हैं। y में मैट्रिक्स हैं, y में मैट्रिक्स है ए बी, 2x2 की मैट्रिक्स है। ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर है। ये आपकी y कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। y मैट्रिक्सों का समुच्चय है। तो अब एक एक बात समझो कि शर्तें क्या है, धीरे धीरे शुरू करना। सबसे पहले y में कौन कौन है? पहली शर्त है कि y में 2x2 की मैट्रिक्स है, दिख रहा है? पहली शर्त तो ये होगी कि y समुच्चय में वही मैट्रिक्स से आएंगी जो 2x2 की है। अगर कोई 2x2 की नहीं है तो वो यहां नहीं आएगी, नंबर एक। नंबर दूसरी बात कि जो a और b का इस्तेमाल हुआ है वो रियल नंबर होने चाहिए। दो बातें। तीसरी बात और भी है, रुको ध्यान से देखो, इसकी बनावट को देखो। बनावट में एक बात और है कि यहां जो भी आएगा उसका माइनस यहां आएगा, यहां जो भी आएगा उसका माइनस यहां आएगा, और जो यहां आएगा वो सेम टू सेम यहां आएगा, वह सेम टू सेम यहां आएगा। इन दोनों में सेम होंगे पर माइनस का अंतर होगा।
इन दोनों में माइनस का अंतर होगा, ये दोनों सेम टू सेम होंगे, यानी आपका अवयव नंबर A11 और A22 में माइनस का अंतर होगा, सेम होंगे पर माइनस का अंतर होगा, और A212 और A21 बराबर होंगे। ये तीन शर्तें अगर कोई पूरी करता है तो वह वाई मैट्रिक्स का अवयव है, वरना नहीं है। धीरे 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 धीरे, है ना, धीरे धीरे इसको देखो, समझो। रुको एक मिनट। अब आ जाओ, किसी भी एक मैट्रिक्स को लेते हैं। कौन यहां है और कौन यहां नहीं है। कौन यहां है और कौन नहीं है, इसको चेक करते हैं। तीन शर्तें हैं, टेस्ट वन पहली शर्त, दूसरी, आराम से पढ़ना, ये बहुत जरूरी है। ग्रुप थ्योरी जब आप पढ़ोगे तो बहुत परेशानी आती है इस बात को लेके कि लोगों के निर्माण रूप जैसे रटा हुआ है। निर्माण रूप का मतलब बस जो निर्माण है वो निर्माण रूप है। इतनी घटिया परिभाषा पढ़ पढ़ के आते हैं कि पूछो मत। इतनी रद्दी परिभाषा पढ़ के आते हैं कि फिर वो टिकती नहीं है। ऐसे पढ़ा दिया, आता है कोई क्लास में निर्माण रूप, जिसमें आप चीजों को नियम के रूप में लिखते हैं, उसको निर्माण रूप कहते हैं। मतलब एक काम कर, नियम रूप क्यों, यूं ही बोल दे, जिस चीजों को निर्माण में पढ़ते हैं उसको निर्माण रूप कहते हैं। कितनी सरल परिभाषा हो जाए, झंझट ही खत्म, पढ़ाना नहीं पड़ेगा आपको। आपको पढ़ाना नहीं पड़ेगा, ऐसी परिभाषा बोलो। निर्माण रूप वो होता है जिसमें चीजों को निर्माण में लिखते हैं, बात खत्म। समुच्चय वो होता है जो समुच्चय होता है। समुच्चय वो होता है जो समुच्चय होता है, बात खत्म। कुछ भी नहीं पढ़ाना पड़ेगा। तो इतनी घटिया रद्दी भर की परिभाषा लेके आता है जो टिकती नहीं है। धीरे धीरे समझो कहानी को कि निर्माण रूप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझना बहुत जरूरी है कि आप चीजों को, जब अनगिनत चीजें आपके पास होती है, इवन इतनी चीजें होती है कि आप खुद भी नहीं लिख सकते, अगर चाहो ना, चाहो तब भी आप नहीं लिख सकते। चाह के भी आप सारी चीजें नहीं लिख सकते। ये रही 2x2 की सारी मैट्रिक्स से लिख के दिखा दो आप चाह के भी नहीं लिख सकते। क्योंकि आप जब लिखेंगे ना तो आपको याद आएगा, अरे यार ये छूट गया, इसको पहले लिखना था, इसको बाद में लिखना था, इसको पहले लिखना था, इसको बाद में लिखना था। फंस जाएंगे आप। नहीं यकीन है तो चलो और ट्राई कर लेते हैं। एक रियल नंबर पे ट्राई कर लेते हैं। एक रियल नंबर का समुच्चय बनाने की कोशिश करते हैं। आ जाओ, रियल नंबर की ट्राई कर लेते हैं। ये बनाया 0, लिखा। 0 से शुरू करते हैं, 0 लिखा। 0 के बाद में क्या लिखूं? 0 के बाद क्या लिखूं? 0 के बाद क्या लिखूं? 0 के बाद क्या लिखूं? आप कहोगे 1 लिखो। तो फिर मुझे जैसे ही मैं 1 लिखूंगा मुझे याद आएगा, ओह सॉरी, भूल गया, 1 से पहले यहाँ पे .1 भी था। .1 उससे पहले भी आएगा, अरे यार भूल गया। फिर जल्दबाजी से ठीक करूंगा, चलो गलती हो गई, कोई बात नहीं। 0, 0.1, चलो गलती हो गई, काटो काटो, ठीक करो इसको। ठीक कर दिया, 0, .1। जैसे ही .1 लिख के घूंगा, अरे यार फिर भूल गया, फिर गलती हो गई। क्या गलती होगी? क्या एक नंबर और भूल गया बीच में, एक नंबर और भूल गया, 0.01। 0.01 भूल गया, पहले इसको आना चाहिए था। .1 कैसे आएगा? 0.01 तो पहले ही बैठा है, उससे पहले .1 कैसे आ सकता है? गड़बड़ हो गया यार, कोई बात नहीं, चलो ठीक करते हैं, दोबारा से करेक्शन करते हैं, एक मौका और दो। ये लो 0.01, अब ठीक है। जैसे ठीक करोगे, अरे यार फिर भूल गए, फिर गड़बड़ हो गई। इससे पहले एक नंबर और था, 0.01। और पता है, ये ऐसी गलती है कि आप पूरी उम्र भर इसको ठीक नहीं कर पाओगे। आपको लगता है कि 3 मौके दिए इसलिए कम दिए, चलो और ले लो, चलो और ले लो। अगर आपको ये लगता है कि मैंने आपको कम मौके दिए हैं, है ना, तो आप ट्राई कर लीजिएगा आज, जितने चाहे उतने मौके ले लीजिएगा, मेरी तरफ से फ्री है। और लिख के ले आइएगा कि कैसे लिखे इसको। आप आराम से आज बैठिएगा, शांति से खाना वाना खा के बैठिएगा और लिखिएगा, ठीक है। सही से लिख के ले आइएगा, क्रम से लिख के ले आइएगा, ताकि कोई क्रम ना टूट जाए। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि
इसीलिए सर ने कहा था कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसको आप नहीं लिख पाएंगे, चाह के भी नहीं। फील करेंगे, आप फील करेंगे, लिख नहीं पाएंगे। फीलिंग आ रही होगी आपको, फीलिंग आ रही होगी, लिख नहीं पाओगे। तो ऐसी परेशानियों को हल निकालने के लिए ही तो निर्माण रूप बना है। निर्माण रूप ऐसी परेशानियों से बचाता है जब चीजों को क्रम से लिखना पॉसिबल नहीं होता, तब निर्माण रूप का काम आता है, तो वो ये कर देता है। आ जाओ एक एक पे आते हैं, फिर देखते हैं कौन इसमें है या नहीं है। पहली शर्त थी हमारी कि जो भी मैट्रिक्स हो वो 2x2 की हो, तो ये तो 2x2 की है ही नहीं, ये तो है 2x3 की है। तो पहली शर्त ही इसने पूरी नहीं की, तो रिजेक्ट, पहली शर्त में ही रिजेक्ट हो गया। पहली शर्त थी कि y के अंदर अगर कोई मैट्रिक्स आती है तो वो 2x2 की आएगी, तो 2x2 है ही नहीं, तो कट गई। आगे आते हैं, सेकंड पे आते हैं। सेकंड पहली शर्त पूरी कर रहा है, टेस्ट 1 पास, 2x2 की मैट्रिक्स है, बिल्कुल, टेस्ट 1 पास। टेस्ट 2, टेस्ट 2 सब रियल नंबर होने चाहिए, सबके सब रियल नंबर है या नहीं है, बिल्कुल सबके सब रियल नंबर है, टेस्ट 2 भी पास। टेस्ट 3, ये दोनों में माइनस का अंतर होना चाहिए, जो कि नहीं है, यानी बंदे ने टेस्ट 3 पास नहीं किया, नियम नंबर 3 पास नहीं कर पाया, और हमें इसको सॉरी कहना पड़ेगा, है ना। गणित में आप छूट नहीं दे सकते, हो सकता है आपका मामा का बेटा भाई लगता हो, लेकिन गणित में इसके लिए कोई जगह नहीं है, आपको ना ही कहना पड़ेगा इसको। तो थर्ड पे आते हैं। नंबर 1, 2x2 की मैट्रिक्स है, हाँ हुकुम, 2x2 की है। नंबर 2, सबके सब रियल नंबर है, जी हुकुम है। ये दोनों में माइनस का अंतर है, जी हुकुम है। इन दोनों में सेम टू सेम है, बिल्कुल है, ठीक है। तीनों पास है, मतलब ये अवयव है। समझे बात, तो ये होती है पेचीदगियां, समझे, धीरे धीरे समझो इस बात को। बड़ा ग्रुप थ्योरी में ना यही चीज जो है ना परेशान करती है, समझ में ही नहीं आता समुच्चय दिया किसका है। शुरुआत में समझ में ही नहीं आता समुच्चय दिया किसका है, बच्चे पढ़ते रहते हैं, सवाल निकालते रहते हैं, और यही नहीं पता होता कि समुच्चय है किसका, कौन समुच्चय में है कौन नहीं है। हकीकत बता रहा हूँ, मजाक नहीं है ये बात, ये मजाक नहीं है। 99% बच्चों को तो ये पता ही नहीं होता कि वो जो समुच्चय दिया है उसमें कौन है और कौन नहीं है। वो ग्रुप बनाने चल रहे हैं। वो ग्रुप बनाते रहते हैं। चलो, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ कहानी आपको समझ में आ गई होगी। आ जाओ सवाल करते हैं। ये लो, आ जाओ, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, इनका निर्माण रूप बनाइए, मतलब नियमों वाला रूप बनाइए। निर्माण रूप अद्वितीय नहीं होता, ऐसे नहीं होता कि सिर्फ एक ही तरीका है नियम में लिखने का, नहीं, अनंत तरीके हो सकते हैं किसी समुच्चय को निर्माण रूप में लिखने का। निर्माण रूप में एक ही चीज को लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, तो ये मत टेंशन लीजिएगा कि ऐसे लिख दिया या ऐसे लिख दूं तो वैसे लिख दो, बिल्कुल लिखो, बात एक ही होनी चाहिए, बात सिर्फ एक ही होनी चाहिए। जैसे एक ही बात को कहने में आप इंग्लिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, हिंदी का, तमिल का, तेलुगु का, मराठी का, बंगाली का, लेकिन सार एक ही है, सार एक ही है, वो सार एक रहना चाहिए। जैसे यही है, अब इसमें 2 3 4 5 है, इसको आप कई तरीके से लिख सकते हैं। एक ऐसे लिख सकते हैं कि समुच्चय है एक्स का, जहां एक्स प्राकृत संख्या है और ऐसी प्राकृत संख्या है जो 2 से शुरू होकर 2 से बड़ी और बराबर और 5 से छोटी और बराबर है। ठीक है, तो देखो नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर भी कौन से नेचुरल नंबर, जो 2 से शुरू होकर 5 तक जाते हैं, तो 2 3 4 5 हो गया। लेकिन क्या इसको और तरीका नहीं है लिखने का, बिल्कुल और भी है, बिल्कुल है साहब, बिल्कुल है। एक्स, जहां एक्स बराबर है n+1, और जहां n जो है वो बराबर है 1 2 3 और 4,
ये भी वही बात कह रहा है, ये भी सेम टू सेम वही बात कह रहा है ऊपर वाली। तो ये कोई अद्वितीयता वाली बात नहीं है कि इसको बस एक ही तरीका है जिसमें आप निर्माण में बांध सकते हो, आप अलग अलग रूप से भी बांध सकते हो, है ना। जैसे कहते हैं हम भारतीय, तो भी वही बात है। कोई कहे हम हिंदुस्तानी, तब भी वही बात है। हम इंडिया वासी, तब भी हम वही है। हम इंडिया वाले, हम इंडिया वाले, वो भी वही है। जो कोई कहता है कि हम भारतीय, वो भी वही है। कोई कहे हम हिंदुस्तानी, वो भी वही है। ठीक है, क्लियर हो। बस मतलब बदलना नहीं चाहिए। देखो, अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए, बस डर उसी बात का लगता है, अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए। ये एल है। अब इसको आप कैसे लिखोगे, नंबर 2 को इसको लिखने के लिए थोड़ा सा क्रिएटिवनेस यूज करते हैं। ये एक समुच्चय है एक्स का, जहां एक्स जो है शब्द अस्लीप, ये मेरे द्वारा खोजा गया, आप और भी तरीके खोज सकते हो। असलीप का अक्षर है। एस तो नहीं है इसमें, अलीप ले लो फिर। हाँ, एप्पल भी हो सकता है। एप्पल, हाँ एप्पल भी हो जाएगा, बिल्कुल एप्पल से भी बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये एप्पल भी हो जाएगा। एक एक अक्षर लिखते जाओ, एक एक अक्षर लिख। ठीक है, अगला क्या है, थर्ड वन, एक्स, समुच्चय है एक्स का, एक्स बराबर 3n, n बराबर 1, 2, 3 और 4। हाँ, लीप भी लिख सकते हैं यार, वो कई हो सकते हैं। हाँ, लीप भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। ये लो, ये आपके बन गए। हाँ, कई तरीके से लिख सकते हो, कोई भी तरीका आप, मैंने कहा ना कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे लिखते हैं, मतलब एक ही होना चाहिए, मतलब नहीं बदलना चाहिए। मतलब नहीं बदल रहा है तो एक से ज्यादा निर्माण रूप संभव है, एक से अधिक निर्माण रूप संभव है। तो ये कहानी समझ में आ गई यहाँ तक, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है आप लोगों को, क्या कहते हो। यहाँ तक कोई, ये इकलौता नहीं होता, रोस्टर रूप का इकलौता निर्माण रूप ऐसे नहीं कि हर रोस्टर का एक इकलौता निर्माण होगा, निर्माण का इकलौता एक रोस्टर रूप होगा, है ना। ऐसा इकलौतापन जो है वो यहाँ नहीं है, इकलौतापन यहाँ नहीं है। चाइना में होता है ना, चाइना में जब वन चाइल्ड पॉलिसी लगी थी तो इकलौतापन आ गया था, एक माता पिता का एक बच्चा, एक बच्चे के एक माता पिता, वो 1-to-1 कनेक्शन कर दिया था उस समय। चाइना में जो हुआ था, वन चाइल्ड पॉलिसी जब लगी थी तो यूनिकनेस आ गई थी, मतलब पिता का एक बच्चा, बच्चे का एक पिता, 1-1 पॉलिसी उन्होंने क्रिएट कर दी थी। बच्चा है, उसके एक पापा है, तो वो उस समय 1-1 पॉलिसी हो गई थी। अब इंडिया में ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा यूनिकनेस वाले कुछ नहीं, यहाँ चाइना पॉलिसी नहीं चलती कि एक का एक ही है। यहाँ पे एक चीज के कई रूप हो सकते हैं, कई निर्माण रूप हो सकते हैं। अब इसको देखो, रोस्टर रूप में लिखिए, जयपुर शब्द का अक्षर, तो जयपुर ले लो। वैसे गलत बात है, ये स्मॉल नहीं होनी चाहिए, सारे एक जैसे होने चाहिए, कैपिटल तो कैपिटल, और अब स्मॉल लिखे हैं तो स्मॉल को स्मॉल ही लिखना, कैपिटल को कैपिटल ही लिखना। जे आ गया, कोमा, ए, कोमा, आई, कोमा, पी, कोमा, यू, कोमा, आर। ठीक है, जे कोमा, ए कोमा, आई कोमा, पी कोमा, यू कोमा, आर, कोई रिपीट ना हो, बस ध्यान रखना।
तो इसमें क्या है, 15 तक की अभाज्य संख्या है, वो संख्याएं जो अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7 और 11 और 13। 2, 3, 3, 5, 7, 11 और 13। अब आगे है x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या जिनका पूरा पूरा वर्गमूल आता हो, पूरा पूरा वर्गमूल आता हो उनका पूर्ण वर्ग संख्या है। पूरा पूरा वर्गमूल आता है 1 का, 4 का, 9 का, 16 का, 25 का, 36 का, 49 का एंड सो ऑन। फिर है हमारा फोर्थ, x बराबर 2n+2 और n का मान 4 से नीचे नीचे रखना, मतलब 1, 2, 3, 4 रखना है। n का मान 1 रखने पर आ जाएगा 4, 2 रखने पर आ जाएगा 6, 3 रखने पे आ जाएगा 8, 4 रखने पे आ जाएगा 10। तो 4, 6, 8 और 10 ये लो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर, निर्माण, रोस्टर से निर्माण और निर्माण से रोस्टर कैसे होता है। तो ये आपकी कहानी जमी आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे कहानी। अगला है हमारा रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, ये भी इसके नाम है। और आप चाहो तो और भी निकाल सकते हो। नहीं, जीरो नहीं है, उसमें लिखा पड़ा है नल सेट एंड वॉइड सेट। अब नल सेट, वॉइड सेट वो सेट होते हैं जिसमें कोई अवयव नहीं होता। यदि किसी समुच्चय में कोई अवयव नहीं होता, यदि किसी समुच्चय में कोई अवयव विद्यमान ना हो, तो वह रिक्त समुच्चय कहलाता है। खाली है, कोई भी एलिजिबल नहीं हुआ इस समुच्चय में आने के लिए, कोई एलिजिबल नहीं हुआ। है ना, तो कोई भी बंदा जो है वो दावेदारी पेश नहीं कर पाया, एक भी बंदा नहीं मिला और समुच्चय खाली रह गया। जैसे मोदी जी के सामने विपक्ष से कोई भी प्रधानमंत्री का दावेदार अभी तक नहीं आया सामने से। मोदी जी तो बीजेपी की तरफ से तो मोदी जी है, क्लियर हो गया, लेकिन मोदी जी के सामने विपक्ष से कौन प्रधानमंत्री के लिए दावेदारी करेगा, वो कोई नहीं है। तो समुच्चय खाली है। शायद हो सकता है आज की डेट में तो नहीं, हो सकता आने वाले टाइम में कोई आ जाए तो समुच्चय भर जाएगा, अभी तो खाली है फिलहाल। तो रिक्त समुच्चय वो होता है जो शर्त को पूरा, कोई शर्त को अभी पूरा नहीं कर रहा, खाली पड़ा है। जैसे ऐसे कर सकते हो कि ऐसा व्यक्ति जो धरती पे चलते हुए उड़ता हो, तो धरती पे चलते हुए उड़ता हो, तो धरती पे चलेगा तो उड़ेगा कैसे, उड़ेगा तो धरती पे कैसे चलेगा। तो ऐसी चीजें आप मांग लेते हैं जिसको पूरा करना नामुमकिन है, कोई पूरा नहीं कर पाएगा। या ऐसे मांग लिया कि ऐसी सम संख्या बताइए, ऐसी सम संख्या बताइए जो 2 से विभाज्य ना हो, ऐसी सम संख्या बताइए जो 2 से विभाज्य ना हो। अब सम संख्या है
तो 2 से कटेगी, और हम मांग रहे 2 से ना कटे। ऐसी सम संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो। तो क्या शर्त मांगी? ऐसी शर्त जिसका कोई लेना देना नहीं है। सम संख्या सम संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं है ना। सम संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं है। ऐसी संख्या, ऐसी ऋणात्मक संख्या जिसका वर्गमूल आता हो। ऐसी ऋणात्मक संख्या जिसका वर्गमूल विद्यमान हो। तो ऋणात्मक है तो वर्गमूल कैसे आ सकता है? वर्गमूल आ गया तो फिर ऋणात्मक कैसे हो सकती है? तो ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल होता नहीं है। तो आप एक दो चीजें ऐसी मांग रहे हैं जो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्शन है ना। जैसे ओवर थिंकर होते हैं, है ना, आप लोगों में से कई लोग करते होंगे, बड़ा मजा आता है, बड़ा स्वादिष्ट चीज है, बड़ी शानदार चीज है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आप जो रसपान करते हैं, जैसे ओवर थिंकर होते हैं, वो बड़ी अलग दुनिया होती है, बड़ी मजेदार दुनिया होती है। आप एक बेड पे, एक टेबल पे, कुर्सी पे, कहीं भी बैठ जाते हैं और बैठे बैठे सोचते रहते हैं, सिलेक्शन हो गया है, होने वाला है, नौकरी लग रहा हूँ, लोग तारीफ कर रहे हैं, चारों तरफ से पुष्प वर्षा हो रही है, चले जा रहा है बंदा, चले जा रहा है, किताब खोल के नहीं बैठा किताब तो खोली नहीं है, बस रस पान कर रहा है, घूम रहा है। मतलब आईएएस तक भी बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बीच में सेकंड गेट तो लग गया हूँ, नौकरी भी ज्वाइन हो गई है, अकाउंट नंबर भी दे दिए हैं, सैलरी शुरू हो गई है, परेशानियां खत्म हो गई है, समाज में वाह वाह हो रही है ना, सब कुछ हो रहा है। अब यहाँ से दिमाग कर रहा है कि क्यों नहीं, सेकंड ग्रेड हो गया है, फर्स्ट ग्रेड करूं या नहीं करूं, क्यों फर्स्ट ग्रेड करूं, आरएएस कौन बनेगा या आईएएस कौन बनेगा, आईएएस की पोस्टें भी तो है, फिर मैं वहां से आईएएस के लिए निकल जाऊंगा। आईएएस में जीके तो ऐसा यही वाला काम आ जाएगा, पढ़ने की मुझे आदत है ही, एग्जाम मेरा क्लियर हो ही गया है, तो फिर आईएएस में भी मुझे थोड़ी सी और एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। मैं लेके सेकंड ग्रेड में छुट्टियां लेके, 1 साल की छुट्टियां लेके मैं वहां से दिल्ली चला जाऊंगा, और फिर दिल्ली में 1 साल तैयारी करूंगा। जैसे दिल्ली में तैयारी करूंगा 1 साल, वो वहां से आईएएस मेरा निकल जाएगा। फिर मैं आईएएस लूं या आईपीएस लूं, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, आईएएस का चुनाव कर लूंगा, कलेक्टर बन जाऊंगा, ठीक रहेगा। आईपीएस में थोड़ी सी परेशानी होगी, कलेक्टर बन जाऊंगा, और कलेक्टर ज्यादा दिन नहीं रहूंगा, 2-3 साल कलेक्टर रहूंगा, फिर वो छोड़ के सीधा एमएलए या एमपी का चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मैं ज्यादा दिन टिक नहीं सकता, क्योंकि योग्य आदमी हूँ ना। तो एमएलए एमपी का चुनाव लड़ूंगा, वहां से लड़के थोड़ा सा काम ठीक से करूंगा, तो अगली बार अगले जो चुनाव होंगे उसमें मुझे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कोई ना कोई तो तय कर ही देगा, और मैं योग्य हूँ। तो चले जा रहा है बंदा, प्रधानमंत्री तक बन गया है, कमरे में बैठा है, किताब खोली नहीं है, किताब नहीं खोली है, घूम के आ गया पूरा ब्रह्मांड। प्रधानमंत्री तक बनने ही वाला था, इतने में माता जी आ गई या पिताजी आ गए, कोई कमरे में इंटर हो जाता है, और ये अचानक ही बूम, खुश, बच्चा नीचे आ गया। मतलब पिताजी थोड़ा सा लेट कर देते तो प्रधानमंत्री बनने वाला ही था, बन गया था, वोटिंग हो गई थी, नतीजे आने बाकी थे, इतने में आप आ गए। तो ये समझो, ये ओवर थिंकर होते, ये खाली सेट होता है, उनका सेट खाली रहता है ना, वो सेट खाली रहता है, क्योंकि वो काम करते नहीं, कर्म करते नहीं है, खाली फल फल के बारे में सोचते हैं। ओवर थिंकर में क्या करता है, कर्म नहीं होता उसमें, कर्म जो है ना वो अज्ञात है, वो शुरू ही नहीं हुआ है, फल चल रहा है, खाली खाली फल चलता है। ठीक है, तो ऐसे खाली सेट कहते हैं, जब आप कोई भी जो है वो प्राप्ति ना करो, कोई भी अवयव नहीं है जो शर्त को पूरा करता है, तो वो खाली रह जाता है। आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। बस यूं समझे ना, एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्शन शर्तें जो है वो यहाँ पे आएगी। तो आपका समुच्चय, हाँ नहीं, चप्पलें तो नहीं आती, लेकिन पढ़ा वो सारा दिन ही पड़ा रहता है, मतलब इतना ज्यादा हो जाता है, दिमाग का इस ऊर्जा का इतना ज्यादा इस्तेमाल करता है, पूछो मत। अगर इस ऊर्जा में 2 तार लगा देते ना, घर के बिजली का बिल कम हो जाता। अगर आपके घर में भी कोई ऐसा हो जो ओवर थिंकर हो, तो वहां बिजली के तार लगा दो ना 2, तो घर की बिजली का बिल कम हो जाए। इतना सोचता है बंदा, इतनी बिजली जलाता है, इतनी बिजली जला रहा है दिमाग की, पूछो मत। और वो बिजली बचा ली जाए तो घर का बिल तो कम हो जाए, सिलेक्शन हो ना हो, है ना। तो
आप भी अगर ऐसे हों तो प्लीज ठीक हो जाइएगा, काम ज्यादा करिएगा, सोचिएगा कम। तो निम्नलिखित में से रिक्त समुच्चय कौन सा है? कौन सा समुच्चय खाली है? दिल्ली के निवासियों का समुच्चय। दिल्ली में तो रहते हो परंतु भारत में न रहते हो, ऐसा हो सकता है? दिल्ली में रहता हो भारत में ना रहता हो, फिलहाल तक तो नहीं हो सकता, अभी तो नहीं हो सकता। तो बाकायदा नल सेट है, रिक्त समुच्चय बराबर खाली है, ये फाई है। नंबर 2, -5 से बड़ी तथा 5 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। बिल्कुल मिल जाएगी। प्राकृत संख्याएं पूछी है तो प्राकृत संख्या होगी 1, याद है पूर्णांक नहीं पूछे, प्राकृत संख्याएं पूछी है। कहीं आप सोचो -4 -4 -3, वो नहीं आएंगे। -4 -3 नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है प्राकृत संख्याएं, आपको सिर्फ आंसर प्राकृत संख्याओं में देना है। तो प्राकृत संख्याएं 1 2 3 और 4, यानी समुच्चय खाली नहीं है। अवयव आ गए ना, आ गए तो फिर खाली कैसे होता? नॉट इक्वल्स टू 5। उसके बाद में थर्ड आता है -1 से छोटे और 2 से बड़े। ये कैसे? ये कैसे? छोटे भाई से छोटा और बड़े भाई से बड़ा, छोटे भाई से छोटा बड़े भाई से बड़ा। घर में उस भाई का नाम बताओ। सलमान भाई हो सकता है फिर, क्योंकि सबसे छोटे भी हैं और वैसे सबसे बड़े भी हैं, है ना? सलमान भाई को छोड़ के यहाँ पे आ सकता है 5 में, सलमान भाई आ सकता है क्योंकि वो सबसे छोटे भी है और वैसे वो सबसे बड़े भी है। तो संभव, नंबरों में संभव नहीं है। -1 से छोटे, अगर -1 से छोटा हो गया तो फिर 2 से बड़ा कैसे होगा? तो जवाब है, तब फंसा दिया, तो 5। उसके बाद में राजस्थान के ऐसे निवासी जो भारत के निवासी ना हो। बकवास, अभी तक राजस्थान भारत में है। अगला, x बिलोंग्स टू z, x 5 से छोटा है, x 3 से छोटा है, x 5 से छोटा है, x 3 से छोटा है, x 5 से छोटा है, x 3 से छोटा है, तो मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे। 2 ले लो, ये रहा 2, 2 5 और 3 दोनों से छोटा है, पूर्णांक भी है। 1 ले लो, 0 ले लो, -1 ले लो, ढेर सारे नंबर है जो सभी शर्तों को पूरा कर रहे हैं। सबके सब पूर्णांक है, सबके सब 5 से भी छोटे हैं, सबके सब 3 से भी छोटे हैं। बिल्कुल, ये तो 5 नहीं है, नॉट इक्वल्स टू 5। तो ये नल नहीं है। रिक्त, रिक्त है, रिक्त नहीं है, रिक्त है, रिक्त है, रिक्त नहीं है। तो 2 जो है वो रिक्त नहीं है इसमें। ठीक है, तो बताइए कैसा रहा आपका अनुभव? समझ में आया? ठीक से चल रहा है सारा? थोड़ा स्लो जरूर चलेंगे, घबराइए मत, है ना? किसी प्रकार की चिंता ना करिएगा। कोर्स को लेके तो बिल्कुल भी चिंता ना करिएगा, वो मेरा काम है, मैं बड़े आराम से बड़े अच्छे तरीके से कराऊंगा। आप लोग तो जितना पढ़ाया जाए बस उसको पढ़िए, उसको देखिए, दोहराइए, रिवाइज करिए, बस आप अपना काम करिए। कोर्स मेरा काम है, वो मैं करूंगा। आप सिर्फ रिवाइज करिए, टाइम दीजिए, अच्छे से समझिए और मजे करिए, बस यही आपका काम है। ठीक है ना? तो चलिए मिलते हैं आपसे दोबारा 4 बजे, फिर क्लास है। आप एक क्लास से निकलेंगे इतने में फिर क्लास आ जाएगी, तो सारा दिन आप क्लासों में चलेंगे। अपने डेटा का जो रिचार्ज है उसका थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा, 2 सिम ले लेना, 1.5 GB के 2 रिचार्ज करने पड़ेंगे एटलीस्ट, क्योंकि लगता नहीं है मामला मामला फंसेगा, क्योंकि जो चीजें हैं वो मुश्किल है ना? क्लासेस, देखो क्लासेस को कम नहीं कर सकते, इसलिए कोई कहे सर मेरा डेटा ज्यादा खर्च होता है तो क्लासेस कम कर दें, तो वो कम नहीं हो सकते, है ना? अब जब आपने 6,000 7,000 का कोर्स लिया है तो 1,000 2,000 डेटा पे भी खर्च करने पड़ेंगे, तो डेटा को लेके ना कहिएगा। हाँ, नवीन कह रहा है 5G अनलिमिटेड है, और इंद्राज कह रहा है लाइब्रेरी में नेट फ्री है, तो हाँ, सुधांशु कह रहा है जियो अनलिमिटेड है, तो बिल्कुल, है ना? डेटा के पीछे हम क्लासेस कम नहीं कर सकते कि डेटा ज्यादा लग रहा है तो क्लासेस कम कर दें, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो फर्स्ट टारगेट है, फर्स्ट टारगेट जो भी चल रहा है वो यही चल रहा है। अभी सेट्स और रिलेशन चलेगा इस 2 वीक, और उधर से ग्रुप थ्योरी चलेगा, दोनों मिला के इन 2 हफ्तों के अंदर इन्हें खत्म करेंगे। आपकी मर्जी है, देखिए वो
मैंने कहा वो किसी एक पर एक कॉमन नियम लागू नहीं हो सकता। जो जितना कमियां है उसकी, वो उतनी कमियां दूर करे। जिसको पहले से बेसिक बहुत अच्छा है और यहाँ से सब कुछ पल्ले पड़ रहा है और लग रहा है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो बेस्ट है, आप सीधा यहाँ से स्टार्ट करिए। किसी को ये लगे कि नहीं थोड़ा सा मेरा बेसिक कमजोर है, मुझे एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, तो जाइए एनसीईआरटी पढ़िए। जो आपको लग रहा है उसको पूरा करिए, है ना। ये आप मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि आपको क्या फील हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा बेसिक कमजोर है, तो आप एनसीईआरटी पढ़िए। लगे नहीं एनसीईआरटी जितना तो बेसिक ठीक है मेरा, तो आप आरबीएससी पढ़ लीजिए। बोला नहीं उससे भी अच्छा है, तो आप एसआर से नहीं पढ़ लीजिए। ठीक है, बाकी और जो क्लासेस बनी पड़ी है उनको देख लीजिए। तो ऐसे आपको ही तय करना पड़ेगा कि आपके लिए बेस्ट क्या है। हमारा काम है कंटेंट अवेलेबल कराना, बाकी है आपका काम, आपको चुनाव करना है। लाइव क्लासेस में सब कुछ होगा, वो सब कुछ लाइव में भी हो रहा है, वो सब कुछ वहां पे भी होगा। लेकिन वही है ना, 2-3 जगह हैं, वो इसलिए बनाई गई है कि हर कोई बच्चा एक तरह नहीं होता। हर किसी का अलग-अलग अतीत होता है, अलग-अलग तरीके से पढ़ के आया हुआ होता है। तो इस वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो, तो आप लोग कर सकते हैं। 5G जो सिम है जियो की, उसमें अभी तक 5G जो चल रहा है, जैसे जियो का जो 5G है, वो भी अनलिमिटेड चल रहा है। मतलब जिसके पास 5G की सिम है और मोबाइल 5G का है और उसमें नेट चल रहा है, तो 5G अनलिमिटेड है। मतलब एयरटेल भी शायद 5G अनलिमिटेड ही दे रहा है। एयरटेल और जियो दोनों ही 5G जो है नेट, वो फ्री दे रहे हैं। तो जो भी 5G के अंडर में आते हैं और 5G सिम वहाँ पकड़ती है, मोबाइल आपका 5G सपोर्ट करता है, तो नेट दबा के चलाइए, कोई नेट का चार्ज नहीं लगेगा। मतलब आदत डाल रहे हैं आपको 5G की, ताकि आप लोग मोबाइल जो है वो 5G ले आए, बस। देखो क्लासेस कम ज़्यादा नहीं हो सकती। क्लासेस ना तो कोई कम करने की कोशिश करूंगा, ना ज़्यादा करने की कोशिश करूंगा। लेकिन जो चीज़ है, जितना टाइम लगता है देखिए उतना टाइम लगेगा, है ना। इसको आप ये नहीं कह सकते कि भाई टॉपिक छोड़ के हम क्लासेस कम कर दें या एक्स्ट्रा टॉपिक कर दें। ना तो हम एक्स्ट्रा टॉपिक करेंगे ना कम करेंगे। डेली हमारी नॉर्मली 2 क्लासेस होनी है, नॉर्मली 2 होनी है। कई टॉपिक थोड़े लंबे होते हैं तो उसमें 3 एक क्लास एक्स्ट्रा लगानी पड़ सकती है, जैसे ग्रुप थ्योरी जैसा है, तो वहाँ 1 क्लास एक्स्ट्रा हो जाएगी। बाकी इससे ज़्यादा क्लासेस मैं आपकी नहीं दूंगा। ठीक है। हाँ, एक सुबह रहेगी 8 साढ़े 8 बजे, एक दोपहर 12 बजे, एक शाम को 4:30 बजे। वैसे तो 2 ही रहेगी, सुबह वाली, दोपहर वाली। कई बार ग्रेजुएशन का टॉपिक थोड़ा बड़ा होगा, उसको 2 वीक में कराने के लिए एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ग्रुप थ्योरी है, ग्रुप थ्योरी इतना बड़ा टॉपिक है कि उसको 2 वीक में नॉर्मली कराना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत, और फिर तेज करा के तो आप चाहे 3 दिन में करवा दो, फटाफट करा के तो आप 3 दिन में करा दो। लेकिन अगर ईमानदारी से अच्छे से करवाना चाहते हो, तो 2 वीक का टाइम कम है। अब मैं 2 वीक के टाइम को नहीं बढ़ाना चाहता, तो उसकी जगह मैं क्या करूँ, एक-एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूँ, 2 वीक 3 वीक के बराबर हो जाएँगे, बात खत्म। बस वही है। ठीक है? चलो मिलते हैं आपसे। ठीक है, मिलते हैं।